हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लाइमेटोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनसो यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो एनसो के अंदर दो फिनोमेना इंक्लूड हैं, पहला है एल नीनो और दूसरा है सदर्न ऑसिलेशन। तो आज इस वीडियो में हम दोनों फिनोमेना पर बारी बारी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल नीनो की कि एल नीनो क्या होती है। तो देखिए, एल नीनो एक गर्म जलधारा होती है, ठीक है, और ये कहां प्रवाहित हो रही है? अगर हम बात करें इसकी तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित है, ठीक है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में किसके साथ साथ प्रवाहित है? पूर्वी प्रशांत के अंदर भी, पूरे पूर्वी प्रशांत में नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर, ठीक है, पश्चिम तट के साथ। और पश्चिम तट से लगभग कितनी दूर है? ये लगभग 180 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है, ये लगभग 180 किलोमीटर पश्चिम में। जो ये हमारा साउथ अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और किधर है ये उत्तर से और दक्षिण दिशा में है, प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में हो रही है। और कितने अक्षांश पर होती है? ये 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से और 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच नॉर्मली ये फ्लो करती है। तो गर्म जलधारा जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिकी तट के पश्चिम की ओर 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से और 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच प्रवाहित होती है, उसे एल नीनो की धारा कहते हैं, ठीक है। अब ये कहां प्रवाहित हो रही है? प्रशांत महासागर में। अब इस पर एल नीनो पर देखें हम तो एल नीनो एक ऐसी जलधारा है जो पूरे ग्लोब के क्लाइमेट को ही कंट्रोल करती है, पूरे विश्व के जलवायु को और वहां की मौसमी दशाओं को ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी जलवायु और मौसमी दशाओं के लिए। तो अब ये प्रवाहित कहां हो रही है? ये हो रही है प्रशांत महासागर में। तो इसको समझने से पहले हमें एक ऐसी पोजीशन समझनी होगी जिसमें कि दशाएं जो है वो नॉर्मल स्टेज में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल पोजीशन की। न्यूट्रल पोजीशन यानी सामान्य दशा में प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, इसको समझना है। सामान्य दशा की बात करेंगे, और सामान्य दशा किसकी? प्रशांत महासागर की, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की एक न्यूट्रल पोजीशन, सामान्य दशा पर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, फिर हम एल नीनो को समझेंगे। क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन, देखो रियलिटी में कोई न्यूट्रल पोजीशन होती नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं तो बदलती रहती हैं, मगर क्योंकि हमें एल नीनो को डिफरेंशिएट करना है नॉर्मल कंडीशन से, इसलिए हम एक न्यूट्रल पोजीशन मान के चल रहे हैं। तो देखिए, न्यूट्रल पोजीशन में प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट की ओर, पूर्वी हिस्से की ओर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्या घटनाएं हो रही होती हैं कि यहां से ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं। ये क्या जा रही हैं? ट्रेड विंड जा रही हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जा रही हैं। और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के साथ साथ इस तट पर एक पेरू का करंट भी प्रवाहित हो रहा होता है। और पेरू का करंट कैसा है? ठंडी जलधारा होती है। तो ये ठंडी जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही होती है, और इधर से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या हो रही होती है? ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो इन ट्रेड विंड्स और पेरू की धाराओं के कारण यहां पर क्या होता है कि जो गर्म जल होता है, ठीक है, यहां पर जो गर्म जल इकट्ठा होता है, उस गर्म जल को यहां से धक्का लगा दिया जाता है। और धक्का लगाने की वजह से वो इक्वेटोरियल करंट के रूप में पूर्वी प्रशांत से और पश्चिमी प्रशांत की ओर चलने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर पेरू इक्वाडोर कोस्ट से एक साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो ट्रेड विंड्स और साथ में पेरू करंट के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम में और जा रहा है, यानी सारा गर्म जल जो है वो इस तरफ
बह के आ रहा है। ठीक है, अब ये गर्म जल आके यहाँ पर क्या है, न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट है, यहाँ इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इस जगह आकर के और पूरा गर्म जल यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, सारा गर्म जल यहाँ से आ गया है। दो रीजन है, ट्रेड विंड और साथ में पेरू करंट। और अगर उत्तर से देखें तो उत्तर में भी यहाँ पर एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा होता है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट किससे चल रहा है, इधर से भी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रही हैं, ट्रेड विंड आ रही हैं, और साथ में यहाँ पर भी कैलिफोर्निया की एक ठंडी जलधारा आ रही होती है। ठीक है, मगर हम यहाँ बात करेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट की। तो पूरा जल यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया है, ये आ गया है प्रशांत के पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, प्रशांत के पश्चिमी हिस्से में जब ये पहुंचेगा तो यहाँ जब बहुत ज्यादा मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर सागर जल स्तर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा गर्म जल यहाँ आ गया है। अब सोचिए, गर्म जल जहां पर आएगा वहां पर यानी सागर की जो सतह है, वो सागर की सतह पश्चिमी प्रशांत में बहुत अधिक गर्म है। ठीक है, अब ये जब गर्म है तो इसके संपर्क में जो भी वायु आएगी वो वायु भी गर्म होगी। ठीक है, अब वो वायु गर्म होकर के क्या होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, जैसे ये उठ रही है। ठीक है, अब जब ये ऊपर उठेगी तो उठेगी क्यों गर्म वायु, क्योंकि जब वायु गर्म होती है तो उसका प्रसार होता है, प्रसार होता है यानी कि वो फैलती है, और फैलती है तो वो हल्की होती है, और हल्की वायु ऊपर उठेगी। अब देखिए, यहां पर जब तापमान अधिक है, ठीक है, यहां पर जब टेम्परेचर अधिक है तो टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां पर जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये सागरीय सतह है, और सागरीय सतह पर अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो यहां से जलवाष्प भी हल्की होगी, और जलवाष्प तो अपने आप में ही वायु से हल्की होती है, तो जलवाष्प गैसेस से भी हल्की होती है। तो जलवाष्प और वायु ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां क्या होगा, निम्न दाब क्रिएट हो जाएगा। ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहां पर, ये क्रिएट हो रहा है पश्चिमी प्रशांत में। अब ये वायु जो कि ऊपर उठ रही है और जलवाष्प अपने साथ लेके जा रही है, आर्द्रता है। अब ऊपर उठती हुई वायु क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ऊपर उठती हुई वायु रुद्धोष्ण ताप पतन दर से ठंडी होती है। अब ये जब ऊपर उठेगी दोस्तों तो ऊपर उठते हुए इसका तापमान कम होगा, इसमें संघनन होगा क्योंकि जलवाष्प है, बादल निर्माण होगा, और बादल की वजह से यहाँ पे पश्चिमी प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस क्षेत्र में पूरे में वर्षा होती है। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर वर्षा हो रही है। अब देखिए, ये ऊपर उठी हुई जो वायु है, ये वायु यहां से चल के पूर्वी प्रशांत की ओर ऊपरी वायुमंडल में चलने लगती है, ऊंचाई पर चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हाई एल्टीट्यूड फ्लो, यानी उच्च ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित प्रवाह है ये। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड फ्लो है। ठीक है, अब ये हाई एल्टीट्यूड पर देखें फ्लो, तो ये प्रशांत के पश्चिमी हिस्से से और प्रशांत के पूर्वी हिस्से की तरफ आता है। अब इसके कारण क्या हो सकता है कि इधर क्यों आ रहा है, देखिए कुछ वायु है जो तो यहां से फैलेगी भी, मगर अधिकतम वायु का क्या होगा। अब सोचिए, यहां लो प्रेशर है, सारी वायु ऊपर पहुंच गई है, तो यहां क्या क्रिएट हो सकता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऊपरी वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर ऊंचाई पर। ठीक है, अब यहां पर हाई प्रेशर है, अब ये हाई प्रेशर से इधर से और इस तरफ वायु की मात्रा में कमी है, तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहां से इस तरफ ये आने लगेगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोरियोलिस बल का भी प्रभाव होता है। कोरियोलिस बल की वजह से वायु राशि जो है उसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो यहां से उठी हुई वायु कोरियोलिस बल और इस दाब प्रवणता बल के प्रभाव में मान लें कि ये यहां से प्रवाहित होके और पूर्वी प्रशांत में दोस्तों डिसेंड करने लगती है। तो ये क्या था, ये असेंडिंग एयर थी, ऊपर उठती हुई वायु थी, और ये है डिसेंडिंग एयर यानी नीचे बैठती हुई वायु, अवतलित होती हुई वायु। अब जब यहां पर ये अवतलित होगी, ठीक है,
तो यहां पर अवतलित होकर के ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि जो नीचे बैठती हुई वायु होती है वो भारी होती है, क्योंकि उसका संपीड़न होता है, और ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी यहां पर। कहां पर? पश्चिमी प्रशांत में, पेरू और इक्वाडोर कोस्ट के आसपास। ठीक है, यहां पर ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। अब दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो यहां पर हाई प्रेशर जो है वो पहले से भी और भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर पहले से ही पेरू की ठंडी जलधारा आ रही थी, और पेरू की ठंडी जलधारा ने यहां से गर्म जल को पहले ही हटा दिया था। जब यहां से गर्म जल को हटा दिया तो यहां पर तो वैसे ही ठंडा जल था, और ठंडा जल होगा जहां तापमान, सतह के तापमान कम होगा, वहां प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पहले से ही हाई प्रेशर था, और अवतलित होती हुई वायु ने यहाँ पर और भी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया है। तो पश्चिम प्रशांत की सतह पर क्या होगा? हाई प्रेशर, और पूर्वी प्रशांत की सतह पर क्या होगा? हाई प्रेशर, और पश्चिम प्रशांत की सतह पर क्या होगा? लो प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हाई प्रेशर है और यहां पर सतह पर लो प्रेशर है। तो अब यहां से जो ये ट्रेड विंड्स जो चल रही हैं, ये ट्रेड विंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगेंगी और तेजी से चलने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो नीचे के जो नीचे की जो सतह है, ठीक है, जो महासागरीय सतह है, उसके साथ साथ किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि अपर एयर में क्या हो रहा है? हाई एल्टीट्यूड फ्लो कैसा हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी यहां पर चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और यहां चल रहा है ईस्ट टू और वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर कैसा जल होगा? यहां पर कैसा जल होगा? यहां पर होगा कोल्ड। ठीक है, कोल्ड वाटर होगा, और इस तरफ कैसा होगा? वार्म वाटर होगा, गर्म जल होगा। ठीक है, अब जो ये पूरी वायु का एक पूरा जो सेल बन रही है, ये पूरा एक संचरण जो बन रहा है, इसको बोला जाता है दोस्तों वाकर सेल। वाकर संचरण या वाकर कोशिका कहा जाता है, वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है। और इसमें निचली जो सागरीय सतह है, इस पर पूर्व से पश्चिम में फ्लो है, फिर ये वायु ऊपर उठ रही है, फिर हाई एल्टीट्यूड फ्लो में वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, और फिर ये यहाँ पर पूर्वी प्रशांत में डिसेंड कर रही है। इसको वाकर सेल कहा जाता है। किसके नाम पर कहा जाता है? सर गिलबर्ट वाकर के नाम पर कहा जाता है, क्योंकि सर गिलबर्ट वाकर ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था, इसलिए सर गिलबर्ट वाकर के नाम पर इसका नाम वाकर सेल कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन प्रशांत महासागर में हो रहा है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, अब यहां पर एक और नई घटना साथ साथ घटित हो रही है जब वाकर सेल बन रही है। आपने देखा कि ट्रेड विंड और साथ में यहां पर पेरू के करंट की वजह से, साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से पूरा जल कहां चला गया? पश्चिम प्रशांत में चला गया। अब जब ये पश्चिम प्रशांत में जाएगा दोस्तों, तो यहां पहुंचने के बाद सागर जल जो है वो लगभग 60 सेंटीमीटर तक ऊपर हो जाता है। ठीक है, यहाँ का जल जो है जब यहाँ पहुंचेगा तो सागर जल है, इसका स्तर 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। आप इसको इस डायग्राम में समझिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो है, जो नीचे हमने बना रखी है, ये हमने जो बना रखी है, ये पूरा जो है वो क्या है? सागर है। ठीक है, और इस सागर की ये जो है, ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सागर की सतह है। ठीक है, इसके पूर्वी तट पर क्या है? यहां पर है साउथ अमेरिका। ठीक है, और इस तरफ क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर ये हमारा न्यू गिनिया है। ठीक है, न्यू गिनिया है। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर ये जो सागर की सतह है, इस पर जो रेड में आप देख रहे हैं, ये रेड में क्या है? पूरा गर्म जल है। ठीक है, कैसा है ये पूरा है गर्म जल, और ये गर्म जल जो है वो अब आकर के पश्चिम प्रशांत में इकट्ठा हो गया है, इससे सागर जल का स्तर बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक परत होती है, जब सागर में हम जाते हैं तो सागर के ऊपरी सतह जो है, इस पर तो तापमान जो है उसमें ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है, और इससे नीचे की जो लेयर होती है उसमें तापमान में तेजी से परिवर्तन होने लगता है, और इसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है, थर्मोक्लाइन
परत इसको बोला जाता है या ताप प्रवणता परत कहा जाता है। ठीक है, अब थर्मोक्लाइन लेयर में क्या होगा, थर्मोक्लाइन लेयर में तापमान तेजी से गिरने लगता है और ये जो है वो सागर जल स्तर से, ये सागर का जल स्तर, जल सतह है, ऊपरी सरफेस है, उससे नीचे अगर जाएंगे तो लगभग 300 से और 1000 मीटर की गहराई पर ये पाई जाती है। यानी कि 300 मीटर की गहराई अगर सागर के ऊपरी सतह से स्तर से और नीचे तक जाएंगे तो लगभग 300 मीटर तक तो तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर 300 से 1000 के बीच तापमान में परिवर्तन होता है, यानी तापमान कम होता है। ऊपर गर्म जल है, यहाँ ऊपर क्या है, गर्म है, नीचे ठंडा जल है। तो अब जब यहाँ पर जल स्तर बढ़ गया है तो इसकी वजह से थर्मोक्लाइन जो है वो पश्चिम प्रशांत की ओर नीचे चली जाएगी। ठीक है, पश्चिम प्रशांत में ये थर्मोक्लाइन नीचे चली जाएगी, जबकि पूर्वी प्रशांत में क्योंकि ठंडा जल है, यहां पर से गर्म जल हटा लिया गया है, यहां पर जल की कमी हो गई है और जल स्तर भी कम हो गया है, तो इसकी वजह से यहां पर थर्मोक्लाइन जो है क्या होगी, ऊपर हो जाएगी। अब हम जो ये रेड लाइन से मैंने आपको दिखाया है ये थर्मोक्लाइन बाउंड्री है। ठीक है, अब इससे ऊपर कैसा है, हॉट वाटर है और ये क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब ये थर्मोक्लाइन जब ऐसे इंक्लाइन हो जाएगी, पश्चिम प्रशांत में नीचे झुकेगी, तो यहां पर जल की पूर्ति करने के लिए पूर्वी प्रशांत का जल जो है वो पश्चिम में चला गया, अब पूर्वी प्रशांत के जल को पूरा करने के लिए एक काउंटर सब सरफेस काउंटर करंट जो है वो चलने लगेगा। मतलब जल की सतह के नीचे थर्मोक्लाइन जो लेयर है उसमें, ठीक है, ये थर्मोक्लाइन जो लेयर है उसके नीचे से एक जल जो है वो सब सरफेस काउंटर करंट के रूप में, ठीक है, सतह के नीचे विपरीत धारा के रूप में ठंडा जल इधर आएगा और यहां आकर के ये पूर्वी प्रशांत में पेरू इक्वाडोर कोस्ट के आसपास ये क्या करेगा, यहां पर अपवेलिंग करने लगेगा। क्या होगी यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ वाटर होगी। ये देखिए यहां से जल आ गया है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जल आने लगा और यहां पर अपवेलिंग हो गई, यानी कि जो जल है यहाँ पर ठंडा जल उसका उद्वेलन होता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन में हम देख रहे हैं। अब जब ये जल और ऊपर आ रहा है ठंडा जल, तो पहले से ही यहाँ ठंडा जल है, अब ये ठंडा जल और आ गया है तो हाई प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब हाई प्रेशर जब क्रिएट होता है किसी जगह तो क्या स्थिति होती है, हाई प्रेशर की हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। जहां कहीं भी हाई प्रेशर होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होने पर वहां पर प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। कैसी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती हैं इनमें क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में कोई भी वायु का ऊपर की ओर उठाव नहीं होता है, एयर जो है वो कहीं भी असेंड नहीं करती, ऊपर नहीं उठती। जब ऊपर ही नहीं उठेगी तो मौसमी दशाएं परिवर्तित ही नहीं होंगी, ना तो वर्षण होगा ना ही कुछ संघनन होगा। तो जब संघनन वर्षा नहीं होगी तो यहां पर क्या होता है, शांत मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है, शांत मौसमी दशाएं होती हैं। अब शांत मौसमी दशाएं कहां हो रही हैं, कहां हो रही है, पूर्वी प्रशांत में। और यहां पर अगर हम पूर्वी प्रशांत में देखें तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कोलंबिया है, इसके बाद ये इक्वाडोर है और इसके बाद ये क्या है, पेरू है और फिर यहाँ क्या आ रहा है, चिली आ रहा है। ठीक है, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। अब यहां पर सोचो वर्षा होगी क्या, नहीं होगी। जब यहाँ पर शांत दशाएं, प्रति चक्रवातीय दशाएं बन रही है, वायु पर उठ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पर वर्षा नहीं होने की वजह से यहाँ का जो भाग है, यहाँ क्या है, यहाँ पर अटकामा डेजर्ट है। क्या है, अटाकामा डेजर्ट है। तो अटाकामा डेजर्ट का ये जो एरिया है ये पूरा शुष्क रह जाता है, सूखा रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जबकि वर्षा किधर हो रही है, वर्षा हो रही है पश्चिमी प्रशांत में, ऑस्ट्रेलिया और साथ में आ रहा है हमारा यहाँ पर न्यू गिनिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और इधर का जो क्षेत्र है भारत, बांग्लादेश, सब में अच्छी वर्षा हो रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर तो शुष्क दशाएं बन गई है, मगर जो ये अपवेलिंग वाला जो वाटर है, ये अपवेलिंग वाला वाटर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है कि यहाँ पर बहुत अधिक मछली जो है उसका मत्स्य उद्योग जो है वो विकसित हो गया है।
क्यों हो गया है? क्योंकि दोस्तों यहां जब ये अपवेलिंग होती है तो अपवेलिंग होने की वजह से यहां पर जो नीचे से न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो क्या आते हैं? ऊपर ठंडे जल के साथ साथ ऊपर की ओर आते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो प्लैंक्टन्स का विकास होता है, जब प्लैंक्टन्स का विकास होता है यहाँ पर, तो वो प्लैंक्टन किसके लिए खाना होता है? मछलियों के लिए खाना होता है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है, एनकोवी। एनकोवी एक मछली की प्रजाति है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर एनकोवी जैसी मछलियों की प्रजातियां बहुत अच्छी विकसित हो जाती हैं और इसकी वजह से यहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है, जो फिशरीज इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर शुष्क दशाएं रहेंगी, बारिश नहीं होगी, मगर यहाँ पर फिशरीज इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। ये हम न्यूट्रल पोजीशन की बात कर रहे हैं जब पूरी प्रशांत तट पर वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वॉकर सेल जो है, ये वॉकर सेल की वजह से हमने सर्कुलेशन को समझा कि कैसे सर्कुलेशन बदल रहा है। ठीक है, और इस सर्कुलेशन की वजह से कैसे दशाएं जो है वो बदल रही हैं। पश्चिमी तट पर वर्षा हो रही है और पूर्वी प्रशांत में वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। इसमें हमने वॉकर सेल को देखा। यहाँ से वायु जो है, हमने जो वाटर का देखा है, जल स्तर है, इस जल स्तर से ऊपर देखो यहाँ पर लो प्रेशर है जल स्तर पे, तो यहाँ से वायु ऊपर उठ गई है, ऊपर उठ करके और पूरी प्रशांत में नीचे बैठ गई है और ये पूरा एक सेल बन गया है जिसे वॉकर सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वॉकर सेल जो है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो ही एल नीनो कहलाएगा। कैसे हो रहा है एल नीनो? एल नीनो के बारे में मैंने आपको बताया कि एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है। अब एक गर्म जलधारा जो है वो कहां बह रही थी? ये गर्म ज्यादा चल रही थी 3 डिग्री साउथ से और 36 डिग्री साउथ के बीच दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी। अब इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है? देखिए, एल नीनो के बारे में, जो सागरीय जलधारा है, इसके बारे में मैं पहले भी एक पैसिफिक ओशन के जब मैंने करंट्स पढ़ाए थे तो वो वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। उस वीडियो को आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए या आई बटन में भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप पैसिफिक ओशन के करंट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां मैंने एल नीनो को बताया है, उसके प्रभाव को डिटेल में बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं एल नीनो की। यहां पर तो एल नीनो की उत्पत्ति क्यों हो रही है? देखिए, एल नीनो जो है वो हमेशा प्रवाहित नहीं होती है। एल नीनो जो जलधारा है वो 2 से 7 वर्ष का एक चक्र चलता है, इसमें ये प्रवाहित होती है। 2 से 7 वर्ष के बीच में एक चक्र चलता है, उसमें ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और एल नीनो की जो धारा है दोस्तों, इसका पता चला था सन 1541 में, सन 1541 में जो है इसके बारे में जानकारी हुई थी एल नीनो के बारे में। एल नीनो की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में क्या है, यहां पर शीत ऋतु है। ठीक है, शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है उत्तरी गोलार्ध में। अब जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु चल गई। ठीक है, अब जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का टाइम आता है तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने पहले भी एक डिस्कशन किया है कि यहाँ पर एक होती है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का जोन कहां बनता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में बनता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों बनता है? क्योंकि यहां से उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोने और इधर से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोने आकर के इस लो प्रेशर बेल्ट पे टकराती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विषुवतीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो क्या होता है कि शीत ऋतु जब होती है तो ये ITCZ है वो सदर्न साइड में शिफ्ट हो जाती है, दक्षिण की ओर ITCZ शिफ्ट हो जाती है, यानी विषुवत से अब ये नीचे चली गई है ITCZ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो कहां है? अब ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में, तो सूर्य कहां है? दक्षिणायन है। सूर्य सदर्न साइड में आ गया है और सूर्य के नॉर्दर्न और सदर्न साइड में आने के साथ साथ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती ही है, तो ये सदर्न साइड में शिफ्ट हो जाएगी।
अब क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि एक वीक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो यहाँ पर प्रवाहित हो रहा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये हमेशा होता है मगर वीक होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता है और जल इकट्ठा होने से थोड़ा थोड़ा जल जो है वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में पश्चिम से पूर्व में आ रहा होता है। अब जब ये कंडीशन जब आएगी, सूर्य दक्षिणायन होगा, तो क्या होगा? सूर्य के दक्षिणायन होने पर जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ये भी क्या होगा? अब ये कहां प्रवाहित हो रहा है? तट के, ये इक्वेटर के साथ साथ। अब जब ITCZ दक्षिण में शिफ्ट हो रहा है तो सारी की सारी जलधाराएं भी थोड़ा दक्षिण में शिफ्ट हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो इक्वेटर से साउथ में शिफ्ट हो जाता है, इक्वेटर से दक्षिण में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इक्वेटर से दक्षिण में ये शिफ्ट हो गया है, और साथ ही साथ अब किसी किसी विशेष में, ये तो हमेशा हो रहा है, इसमें कोई चीज नहीं है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट हर बार गर्मी की ऋतु में दक्षिण में चला जाएगा। ठीक है, मगर 2 से 7 साल की इस सिचुएशन में किसी किसी वर्ष में 2 से 7 साल के बीच किसी किसी वर्ष में क्या दशा उत्पन्न होती है कि जो ट्रेड विंड्स थी, ये जो ट्रेड विंड्स इधर से दक्षिण पूर्व से चल रही थी, ये ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, यहां पर हमने ये दिखाई है, ट्रेड विंड्स वीक ट्रेड विंड्स हो जाती हैं। इन ट्रेड विंड्स के, इन व्यापारी पवनों के जो दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, इनके कमजोर हो जाने की वजह से यहां पर पेरू का करंट भी वीक हो जाता है। ठीक है, और एक कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, और क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि ये पेरू का करंट आप पिछले वीडियोस में जब पढ़ेंगे तो मैंने बताया है कि ये भी इसी वजह से इधर तेजी से आता है, क्योंकि इधर से आने वाली जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो यहाँ के पानी को धक्का देके उत्तर की ओर लाती हैं, नीचे का जो ठंडा जल है इसको उत्तर की ओर लाती है, इसी वजह से पेरू करंट स्ट्रांग होता है। अब चूंकि ट्रेड विंड जो है वो ही वीक हो गई है तो पेरू करंट भी वीक हो गया है। अब सोचिए, पेरू करंट भी वीक है, ट्रेड विंड भी वीक है, तो क्या जो जल गर्म पहले पश्चिम की ओर जा रहा था वो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब तो इनका प्रभाव जो है वो कम हो गया है, इनका प्रभाव कम हो गया है, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से जो गर्म जल पहले पश्चिम में जा रहा था अब वो इधर की ओर जाना रुक जाएगा, और जब ये जाना रुक जाएगा तो दोस्तों एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो आ रहा है, जो पश्चिम प्रशांत से पूर्वी प्रशांत की ओर आ रहा है, ये यहाँ का गर्म जल लेकर के पूरा इस तट पे आ जाएगा, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा? कुछ विशेष वर्षों में होगा। पहली बात तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट दक्षिण में शिफ्ट हो गया, ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो अब सारी दशाएं बदलने लगेंगी। क्या बदलने लगा कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ आएगा, पूर्वी तट पर आएगा, तो यहाँ पूर्वी तट के पास आकर के और ये जो है वो दक्षिण की ओर जाने लगेगा, और ये एल नीनो की गर्म जलधारा की उत्पत्ति करेगा। यानी एल नीनो की जो गर्म जलधारा है ये कुछ और नहीं है, सिर्फ किसी विशेष वर्ष में काउंटर इक्वेटोरियल करंट के स्ट्रांग हो जाने से उसी का ये दक्षिण की ओर प्रसार होता है, इसे एल नीनो की गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एल नीनो की गर्म जलधारा उत्पन्न हो गई है। अब एल नीनो की जो गर्म जलधारा उत्पन्न हुई है तो उसकी वजह से दोस्तों इस तट पर देखिए, अगर हम पूर्वी प्रशांत में बात करें तो यहाँ पर पूरा गर्म जल इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, पूरा गर्म जल यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, और इसकी वजह से इस क्षेत्र में तापमान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जहां भी गर्म जलधारा जाएगी वहां तो तापमान बढ़ेगा ही। ठीक है, गर्म जल यहाँ करके इकट्ठा हो रहा है, साथ साथ क्या है कि ये जो पेरू की जो जलधारा आ रही थी, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, अब ये पहले से ठंडी है मगर इसका भी दोस्तों तापमान बढ़ने लगता है, इसका भी तापमान बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ओवरऑल ही तापमान बढ़ रहा है। जब यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा तो अब यहाँ पर दोस्तों सतह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि इसके संपर्क में आई वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी हल्की होगी, हल्की होगी वो अपने साथ जलवाष्प भी लेगी, और जलवाष्प लेके ऊपर उठेगी। अब यहाँ से वायु जो है वो असेंड करने लगेगी पश्चिम पूर्वी प्रशांत या अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर। यहां से ये असेंड करेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके यहाँ पर संघनन होगा, संघनन होगा बादल निर्माण होगा, और बादल निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी। ठीक है, अब बारिश कहाँ हो रही है?
पूर्वी प्रशांत में। अब यहां से जो वायु है ये हाई एल्टीट्यूड फ्लो के रूप में, ठीक है, ऊंचाई पर प्रवाह जो हो रहा है, उच्च तलीय जो प्रवाह हो रहा है, उच्च स्तरीय प्रवाह हो रहा है, इसके साथ वजह से अब इस उच्च स्तरीय प्रवाह की वजह से ये यहां से पूर्वी प्रशांत से पश्चिमी प्रशांत की ओर, वेस्टर्न पैसिफिक की ओर जाएगी और यहां जाकर के ये क्या करेगी, डिसेंड करेगी, नीचे की ओर अवतलित होगी और अवतलित होने की वजह से पश्चिमी प्रशांत पर अब यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां का पहली बात तो गर्म जल सारा जो है पश्चिम प्रशांत का वो पूर्वी प्रशांत की ओर आ गया काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से। ऊपर से यहां पर क्या हो रही है, वायु राशि डिसेंड कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हाई और लो प्रेशर के होने की वजह से अब ये पूरा का पूरा जो संचरण है वो बदल गया है। जो स्थिति नॉर्मल वॉकर सेल की कंडीशन में वो यहां पर पश्चिमी प्रशांत में हो रही थी वो अब पूर्वी प्रशांत में हो गई है, जो पश्चिमी प्रशांत या पूर्वी प्रशांत में हो रही थी वो अब पश्चिमी प्रशांत में हो गई है। ठीक है, तो वॉकर सेल जो है उसका रिवर्सल हो गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वॉकर सेल रिवर्सल। अब इसमें क्या दशा उत्पन्न हुई है वॉकर सेल रिवर्सल में, वॉकर सेल रिवर्सल में हमने देखा कि यहां पर ऊपरी वायुमंडल में अगर फ्लो की बात करें तो ऊपरी वायुमंडल में फ्लो हो रहा है यहां पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और अगर नीचे अगर सरफेस के साथ बात करें तो वो जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। यानी जो पहले वॉकर सेल थी, जो कि पहले वॉकर सेल जा रही ऐसे, जो ये फ्लो पहले इस तरीके से चल रहा था, ठीक है, ये अब ये रिवर्स हो गया है और ये इस तरीके से चलने लग रहा है। ठीक है, अब इस वॉकर सेल का जो रिवर्सल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एल नीनो की वजह से हो रहा है। अब देखिए यहां पर जब हम देखें तो जो हमने थर्मोक्लाइन लेयर देखी थी, इस थर्मोक्लाइन लेयर की वजह से यहां पर जब इकट्ठा हो रहा था बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से एक अपवेलिंग हो रही थी और एक सब सरफेस काउंटर करंट चल रहा था। अब सब सरफेस काउंटर करंट जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब जल जो है वो इस तरफ आ गया है, गर्म जल जो है वो इस तरफ आ गया है। इस वजह से जो थर्मोक्लाइन है उसकी थर्मोक्लाइन जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी और नॉर्मल लेवल पे आने की वजह से यहां पर दोस्तों अपवेलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। किधर अपवेलिंग स्टॉप होगी, पूर्वी प्रशांत पर, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर अपवेलिंग जो है वो रुक जाएगी, जल का ऊपर उठना रुक जाएगा। अब इसकी वजह से कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न होंगी जो बहुत भयावह होती है, बहुत ज्यादा भयानक होती है। ठीक है, इनकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोब का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। कैसे होता है, देखिए अब यहां थर्मोक्लाइन जो है वो हो नहीं रही है, थर्मोक्लाइन नीचे जा नहीं रही है और यहां पर अपवेलिंग हो नहीं रही है। अब यहां जब अपवेलिंग नहीं हो रही है दोस्तों, तो यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। इस लो प्रेशर की वजह से बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है पश्चिमी पूर्वी प्रशांत या पश्चिमी अमेरिकी तट पर। अब यहां पर बारिश होने की वजह से दोस्तों जो हमने अटकामा डेजर्ट और ये जो शुष्क क्षेत्र था इसमें अच्छी खासी वर्षा होती है। वर्षा होने की वजह से क्या है, ये मरुस्थलीय भाग में घास उग जाती है और घास उगने की वजह से क्या है, भेड़ बकरी पशुपालन वगैरह होने लगता है। साथ में यहाँ पर कपास है, गन्ना है, केला है, इन सब की, इसके अलावा नारियल है, इस सब की यहाँ पर खेती होने लग जाती है। ठीक है, तो एक तरफ से तो ये अच्छा होता है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर खेती भी होने लग गई, पशुपालन भी होने लग गया। मगर इसका नुकसान भी है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है एल नीनो कि इसकी वजह से जल जो है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है और बारिश की वजह से इस मरुस्थलीय भाग में क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फ्लड आ जाती है। ठीक है, मगर यहां पर जब वर्षा हो रही है पूर्वी प्रशांत में, मगर जब पश्चिमी प्रशांत पे हम जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये जो न्यू गिनी का एरिया है, इसके अलावा बांग्लादेश, भारत, ठीक है, और नीचे अफ्रीका तक का जो रीजन है, इसमें दोस्तों सूखे के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, सूखे के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर जो वर्षा है वो
खराब हो जाती है। भारत का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भी इस अल नीनो की वजह से प्रभावित होता है। कैसे होता है वो अब इसी वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, मगर यहाँ पर एक विशेष दशा जो हमने देखी थी कि यहाँ पर जो पेरू इक्वाडोर कोस्ट पर यहाँ पर जो मत्स्य पालन हो रहा था, इस मत्स्य पालन पर भी इस अल नीनो का फर्क पड़ता है। क्या होता है कि यह नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या हो रहा था, अपवेलिंग हो रही थी, न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे और न्यूट्रिएंट से प्लैंक्टन्स विकसित हो रहे थे और मछलियों के लिए प्लैंक्टन्स मिल रहे थे और फिशरीज इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। बट अब क्या है कि अब यहाँ पर जब अपवेलिंग ही नहीं हो रही है तो अपवेलिंग की वजह से क्या होगा, अपवेलिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा है, ठंडा जल आ नहीं रहा है, ना न्यूट्रिशन आएगा, ना प्लैंक्टन्स डेवलप होंगे और ना ही यहाँ पर मत्स्य उद्योग विकसित होगा। यहाँ पे जो मछलियां हैं, यहाँ पर जो भी सागरीय जीव हैं, वो इतना अधिक तापमान और ऊपर से यहाँ पर खाने की कमी, भोजन की कमी, इसकी वजह से यहाँ पर ये सब मछलियां और यहाँ के जीव मरने लगते हैं। एक तरीके से यहाँ पर जैविक सर्वनाश हो जाता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है और इसकी वजह से या तो मछलियां मर जाती हैं या मछलियां यहाँ से पलायन करके इधर आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ चली जाएंगी, यहाँ से मछलियां पलायन कर जाती हैं, यहाँ से पूरी माइग्रेट कर जाती हैं। इस वजह से फिशरीज इंडस्ट्री को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि यहाँ की मुख्य रोजी रोटी है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है कि जब ये फिशरीज इंडस्ट्री यहाँ पर जो डेवलप हो रही थी, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी जो जीव जंतु थे, यहाँ पे देखिए एक होता है, यहाँ पर एक गैलापागोस आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक गैलापागोस आइलैंड है। इस गैलापागोस आइलैंड पर भी बहुत अच्छा हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जो डार्विन थे, डार्विन की जो फिंच जो थी वो उन्होंने यहीं गैलापागोस आइलैंड पे ही देखी थी, जिस पर उन्होंने रिसर्च की थी। तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जीव, एक पक्षी पाए जाते हैं ग्वानो। ठीक है, ये ग्वानो पक्षी की जो बीट होती है, जो इनका जो फिकल मटेरियल होता है, वो यहाँ की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो उर्वरक उद्योग है, उस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बड़ा काम आता है। वो बहुत ज्यादा जो है फर्टिलाइज्ड होता है, उर्वरक होता है, तो उसको इसकी सप्लाई कम होगी क्योंकि ग्वानो जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। जब मछली ही नहीं है तो ग्वानो क्या करेंगे, मछली खाएंगे ही नहीं, तो ग्वानो यहाँ पे रुकेंगे क्यों, यहाँ से चले जाते हैं, तो ग्वानो की कमी हो जाती है। ये तो दक्षिण अमेरिका पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे एशिया पर, और या फिर हम बात करें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस तट पर क्यों फर्क पड़ रहा है, तो भारतीय मानसून को अल नीनो कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी अल नीनो की सिचुएशन होगी तो अल नीनो की सिचुएशन में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून वीक होता है और ऐसा देखा गया है नॉर्मली। ठीक है, मान लीजिए अगर 43 टाइम्स, ऐसा एक अनुमान है कि अगर 43 टाइम्स मॉनसून वीक रहा है, मॉनसून वीक रहा है अगर इंडिया में, तो उसमें से 19 टाइम्स, 19 बार जो है वो रीजन रहा है एल नीनो। ठीक है, 43 में से 19 बार एल नीनो कारण रहा है। एल नीनो के साथ साथ मॉनसून वीक हुआ है। ठीक है, और यह 2 से 7 साल में नॉर्मल कंडीशन होती है। अब इसका जो रीजन है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वीक क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे 2 कारण होते हैं, जो 2 कारण ज्यादातर बताए गए हैं। पहला कारण तो क्या है दोस्तों, कि ये जो पेरू का जो करंट आ रहा है, ये पेरू का करंट ऐसा माना जाता है कि पेरू का करंट जो है वो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण छोर तक आ जाता है। यानी सारा गर्म जल जो है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर तक आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर इधर से देखिए क्या है, इधर से हमने बात पहले भी की थी, जब आप ओशनिक करंट्स देखेंगे पैसिफिक के, तो इस तरफ से एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही होती है। ठीक है, पश्चिम पवन प्रवाह आ रहा होता है, जिसके साथ साथ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, इसके साथ साथ यहाँ से जल राशि आ रही होती है, एक जलधारा होती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, उसके साथ आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथ में जो है यहाँ पे सरकमपोलर करंट आ रहा होता है। ठीक है, ठंडी जल राशि होती है। ये जब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर से आती है तो इसके साथ साथ एक गर्म जल जो है वो भी यहां से धकेल दिया जाता है, जो अब कहां है, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के दक्षिण बिंदु तक यहां आ गया है। इसको यहां से धकेल दिया जाता है और ये जल जो है वो वेस्ट विंड जो है वो पूरे में ही चलता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।
ठीक है। ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट होता है, अंटार्कटिका के चारों ओर पूरे ग्लोब में चल रहा होता है। तो जब ये चल रहा होता है तो इसके साथ साथ गर्म जल जो है अब इधर से आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे आ जाएगा। अफ्रीका से चल के कहां आएगा, ये यहाँ पर इस तरफ अगर हम घूम के देखें ग्लोब के पीछे से घूम के, और ये कहां जाएगा, ये आ जाएगा इंडियन ओशियन में। और जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ आते आते क्या होगा, अभी तो हम बात जो एल नीनो की कर रहे थे शुरुआत, वो कहां बात की थी हमने, शीत ऋतु में, ठीक है। सर्दी की ऋतु में जो बेल्ट थी, प्रेशर बेल्ट ITCZ, वो कहां गई थी, दक्षिण में शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ आते आते क्या होगी, गर्मी की सिचुएशन हो जाएगी, यानी हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, इंडियन ओशन जो है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। साउथ वेस्ट मानसून की कंडीशन में इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है, और इंडिया पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर क्या चलती हैं, विंड फ्लो होता है, यहाँ पे हमें दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती है। मगर जब ये गर्म जल यहाँ आता है तो ये गर्म जल जो है वो यहाँ आकर के जब ठंडा जल जो है हाई प्रेशर का जो जोन बन रहा है इसको मिक्स होगा तो ये हाई प्रेशर जो है वो वीक होने लगता है, ठीक है। क्योंकि गर्म वायु राशि, गर्म जल जहां भी जाएगा वहां सतह कोट के तापमान को बढ़ाएगा, और जहां तापमान अधिक होगा वहां प्रेशर लो हो जाएगा। क्योंकि हाई प्रेशर जो स्ट्रांग बन रहा होता है इसको लो कर देता है, और इस वजह से अब यहाँ का जो लो प्रेशर है इंडिया के ऊपर जो बन रहा है उसमें, और जो इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर बन रहा है इसमें दाब प्रवणता कमजोर हो जाती है, प्रेशर डिफरेंस कमजोर हो जाता है। जब ये कमजोर होगा तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो जाता है, ठीक है। एक रीजन तो ये दिया जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन इसका एक और हो सकता है जो इसमें ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको वो भी मिलेगा। क्या होता है कि अब देखिए, जब तक उत्तरी गोलार्ध में सर्दी थी, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी थी, प्रेशर बेल्ट कहां जा रही थी, दक्षिण में जा रही थी। अब क्या हो रहा है कि प्रेशर बेल्ट जो है वो धीरे धीरे जब सूर्य उत्तरायण होने लगेगा, सूर्य क्या आ गया है अब नॉर्दर्न साइड में आ गया। अब जब सूर्य उत्तरायण आया है तभी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आई है, और हमारा मानसून कब आता है, मानसून हमारा आता है जून में। तो ठीक है, अब जून में आ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है। यहाँ पर कैसा सीजन है, समर सीजन है। और समर सीजन आते आते देखिए एल नीनो जो है वो 6 से 12 महीने तक ही एक्टिव रहता है। 2 से 7 साल में आता है, 6 से 12 महीने तक ही एक्टिव रहता है, ये हमेशा नहीं रहता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब नॉर्दर्न साइड में समर है तो समर की सिचुएशन में क्या है, अब प्रेशर बेल्ट जो है वो वापस कहां होंगी, उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है। प्रेशर बेल्ट जो है तो उसके साथ साथ हमारी ITCZ कहां चली जाएगी, अब ITCZ उत्तर में जाएगी। मान लीजिए ये नॉर्दर्न बाउंड्री है और ये साउदर्न बाउंड्री है, ठीक है। और इक्वेटर के ये लगभग उत्तर की ओर जाने लगेंगी। जब ये उत्तर की ओर जाती है तो अब काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो भी उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट वीक पड़ जाएगा, साथ में साथ एल नीनो जो है वो भी कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। अब यहां से जो जल है ये काउंटर इक्वेटोरियल कमजोर होने की वजह से दोस्तों जो गर्म जल यहां हो रहा था, ये गर्म जल धीरे 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 काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो लगभग मिड पैसिफिक में, ठीक है, लगभग यहां मिड पैसिफिक में गर्म जल बढ़ जाता है। यानी ये जल जो है वो यहां से ऐसे शिफ्ट होके और यहां पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मध्य प्रशांत महासागर में लगभग शिफ्ट हो जाता है। अब जब मध्य प्रशांत महासागर में शिफ्ट हो गया है तो अब आप बताइए लो प्रेशर कहां होगा, अब लो प्रेशर मध्य प्रशांत में पहुंच गया है, ठीक है। जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून को मजबूती से उत्पन्न होना था, उसी सिचुएशन में लगभग लो प्रेशर मिड पैसिफिक में, और भी अगर बात करें तो और भी थोड़ा आगे तक शिफ्ट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या है, हमने देखा है कि पवन प्रवाह हमेशा कहां होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। अब यहां पर हाई प्रेशर है इंडियन ओशन में, और लो प्रेशर कहां है, इंडिया के ऊपर है। और साथ में गर्मी की ऋतु में लो प्रेशर कहां हो गया, अब लो प्रेशर हो गया साथ में मिड पैसिफिक में भी। तो अब देखिए ये जो हाई प्रेशर है इसके पास पहले तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इसको इंडियन ओशन से और इंडिया के ऊपर पवन प्रवाह होना था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चल जाती, मगर अब इसको दूसरा ऑप्शन मिल गया है ये। तो ये यहां से जो पवन प्रवाह है वो लो प्रेशर एरिया मिड पैसिफिक की तरफ भी थोड़ा बहुत चलने लग जाता है। तो इस वजह से जो स्ट्रांग विंड
इंडियन ओशन से और इंडिया की ओर चलनी चाहिए थी दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में, अब उनका कुछ भाग जो है वो प्रशांत की ओर चलने लग जाएगा। इस वजह से यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस अल नीनो ने भारतीय मानसून को प्रभावित किया। यहाँ पर तो खूब वर्षा की, मगर भारत का मानसून ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब में सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इसका बताया। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं अल नीनो के बाद ला नीना पर। ठीक है, अल नीनो का मैंने यहां आपको बताया नहीं है, आप सब जानते हैं कि अल नीनो का मतलब क्या होता है। एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, और चाइल्ड क्राइस्ट का मतलब होता है शिशु यीशु। ये घिसी पिटी सी बात है जिसको आप याद रखें। एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, शिशु यीशु का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, घिसी पिटी सी बात है जिसपे कोई ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अब देखिए, एल नीनो के बाद की स्थिति हम बात करते हैं कि अब एल नीनो जो है वो समाप्त हो रहा है। एल नीनो समाप्त होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है दोस्तों ला नीना। क्या बोलते हैं? ला नीना। अब इसकी भी एक बात यह है, ये एक फ्रेंच वर्ड है ला नीना, और फ्रेंच वर्ड ला नीना जो है उसको बोला जाता है द गर्ल कहा जाता है। फ्रेंच वर्ड में ला नीना को द गर्ल कहा जाता है, और इसको जो है वो शिशु यीशु जो है उसकी छोटी बहन कहा जाता है। शिशु यीशु की छोटी बहन कहा जाता है ला नीना की स्थिति को। अब ये कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है कि ला नीना कोई विशेष अलग कंडीशन है। ये जो है वो अल नीनो के समाप्त होने के बाद जो वापस सामान्य दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था, उसी को ला नीना कहते हैं। मगर ये सामान्य दशा जो हमने डिस्कस की थी, इससे थोड़ी और ज्यादा मात्रा में यहाँ पर तीव्रता होती है इस स्थिति में। ठीक है, तो अल नीनो की समाप्त होने की दशा को ही ला नीना कहते हैं। अब ला नीना की सिचुएशन में क्या होगा? ला नीना की सिचुएशन में क्या होगा कि जो ट्रेड विंड्स पहले वीक हो गई थी अल नीनो में, वो ट्रेड विंड्स वापस मजबूती से चलने लगेंगी। जब ये ट्रेड विंड्स चलने लगेंगी तो साथ साथ जो पेरू का करंट था ये भी वापस स्ट्रांगली फ्लो करने लगेगा। जब पेरू करंट स्ट्रांग होगा और साथ में साउथ ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड जो है वो स्ट्रांग होंगी, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर तेजी से जो गर्म जल है उसको धकेलेंगी, यानी कि साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है हमारा, ये या फिर कहें कि पूरा इक्वेटोरियल करंट जो है वो ही स्ट्रांग हो जाएगा। इधर से भी तो ट्रेड विंड आ रही हैं, तो इक्वेटोरियल करंट तेज हो जाएगा। इक्वेटोरियल करंट जब तेज हो जाएगा तो वो ही वास्तविक दशा उत्पन्न होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर वापस गर्म जल इकट्ठा होगा। गर्म जल इकट्ठा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा, वायु जो है ऊपर उठेगी। ऊपर उठा के जो उठती हुई वायु है वो अब पश्चिमी प्रशांत में बहुत अच्छी वर्षा करेगी, और वर्षा करने के बाद जब ये यहां से फ्लो होगी तो हाई एल्टीट्यूड फ्लो से ये पूर्वी प्रशांत में आके डिसेंड करने लगेगी, नीचे डिसेंड करेगी, और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। यहाँ पर पहले से ही गर्म ठंडा जल है क्योंकि गर्म जल हटा दिया गया है। जब गर्म जल यहाँ से हटा दिया, यहाँ हाई प्रेशर है, साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरू का ठंडा जल आ रहा है, तो अभी यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। साथ में यहाँ पर क्या है, ये अपवेलिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जब अपवेलिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जब हाई प्रेशर मजबूत होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटी साइक्लोन कंडीशन उत्पन्न होगी, वायुमंडलीय दशाएं शांत रहेंगी, और यहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है, फिशरीज इंडस्ट्रीज, वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, और साथ में यहाँ पर शुष्क दशाएं रहेंगी, कोई वर्षा नहीं होगी। ठीक है, यानी ला नीना की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, वॉकर सेल, पहले नॉर्मल कंडीशन में हमने ये चर्चा की, फिर उसके बाद वॉकर सेल का रिवर्सल हो गया, अब वापस वॉकर सेल जो है नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें, ला नीना जो है इसकी स्थिति आते ही अल नीनो की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर हमारी बात आती है सदर्न ऑसिलेशन की, दक्षिणी दोलन की। तो दक्षिणी दोलन क्या है, ये बात समझिए। अब
अल नीनो ला नीनो हमने देख लिया है। दक्षिणी दोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो दक्षिणी दोलन का मतलब होता है कि महासागरीय सतह पर जो हाई प्रेशर लो प्रेशर यानी दाब प्रवणता की जो स्थिति थी, वो दाब प्रवणता की स्थिति जो है उसमें परिवर्तन हो जाना, ठीक है, और उसका पुनः परिवर्तन हो जाना, यानी महासागरीय सतह पर और कहां की महासागरीय सतह है, कहां की महासागरीय सतह है, पूर्वी प्रशांत एवं पश्चिमी प्रशांत, ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत जो है इसकी महासागरीय सतह पर दाब प्रवणता दिशा में चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिक मैनर में परिवर्तन होता है, चक्रीय परिवर्तन, ठीक है, या फिर हम कहें कि उच्च वायुमंडलीय दाब प्रवणता में चक्रीय परिवर्तन। उच्च वायुमंडल में भी तो चेंज हो रहा है, उच्च वायुमंडल में कैसे चेंज हो रहा है, देखिए सरफेस पे यहां पर देखिए अल नीनो की सिचुएशन में यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यानी दाब प्रवणता क्या है, इस दिशा में है, ठीक है। और अपर एयर पे हम बात करें तो इधर क्या है, इधर जो देखें हम तो यहाँ पर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर होगा, यानी कि उच्च फ्लो किधर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि नीचे किधर आ रहा है, नीनो कंडीशन में पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। अब ये उलट हो गया है, वॉकर सेल जब नॉर्मल होगी तो अपर जो एल्टीट्यूड फ्लो होगा वो कैसे होगा, पश्चिम से पूर्व में होगा, जबकि सरफेस पे कैसे होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा, यानी नीचे सतह पर भी, सागरीय जल सतह पर भी, सागरीय जल सतह पर, ठीक है, और साथ साथ उच्च वायुमंडलीय दाब प्रवणता में चक्रीय परिवर्तन, ठीक है। या फिर हम कहें कि वॉकर जो सेल है, वॉकर सेल का व्युत्क्रमण, रिवर्सल, ठीक है, वॉकर सेल का व्युत्क्रमण, यानी पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत के महासागरीय सतह पर दाब प्रवणता की दिशा में चक्रीय परिवर्तन, या इनके ऊपर स्थित वायुमंडल में दाब प्रवणता की दिशा में चक्रीय परिवर्तन, या फिर वॉकर सेल जो है उसका व्युत्क्रमण ही सदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन कहलाता है, ठीक है। और इस दक्षिणी दोलन को दोस्तों खोजा गया था 1920 में, और खोजा गया था 1920 में किसके द्वारा, सर जीके गिलबर्ट द्वारा, ठीक है, जीके गिलबर्ट द्वारा खोजा गया था 1920 में, ठीक है। गिलबर्ट वॉकर ने इसको जब खोजा, उसी वजह से हमने इसको वॉकर सेल दिया था नाम, ठीक है। तो गिलबर्ट वॉकर ने 1920 में इसको खोजा था दक्षिणी दोलन को। अब ये दक्षिणी दोलन जो है दोस्तों, ये दक्षिणी दोलन हमें बताता है कि कब तो अल नीनो की सिचुएशन आ रही है और कब ला नीना की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। अल नीनो और ला नीना की सिचुएशन के बीच ये दक्षिणी दोलन जो है वो दोलन करता रहा। दोलन क्या होता है, पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है, दोलन ही तो होता है। पेंडुलम क्या होता है, यहां से एक बार इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ है, ये एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, तो ये क्या हो रहा है, परिवर्तन की स्थिति हो रही है। तो इस वजह से दक्षिणी जो दोलन है, ये दक्षिणी दोलन हमें बताता है कि भारतीय जो मानसून है वो कब स्ट्रांग होगा और कब वीक होगा, यानी भारतीय मानसून की जो भविष्यवाणी की जाती है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसमें इस दक्षिणी दोलन का बहुत विशेष महत्व होता है। मगर अब इस दक्षिणी दोलन का महत्व तो है, मगर इसका पूर्वानुमान लगाने से पहले इसको नापा जाता है, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। दक्षिणी दोलन सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, दक्षिणी दोलन इंडेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। अब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है इसको भी एक विशेष जगह पर नापा जाता है। क्यों? क्योंकि दो ऐसी जगह हैं जिनके दाब की दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर इसको नापा जाता है। कहां नापा जाता है ये देखिए, इधर यहां पर क्या है,
यहां पर है पोर्ट डार्विन। क्या है? पोर्ट डार्विन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी नहीं, उत्तरी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में क्या है? पोर्ट डार्विन है। ठीक है, और अगर यहां से हम जाएं तो इधर पूर्वी क्या है? पूर्वी अगर हम बात करें यहां पर प्रशांत की, तो यहां पर ताहिती आइलैंड है। ताहिती आइलैंड है। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच के दाब की दशाओं में जो परिवर्तन रहता है उसके आधार पर सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है उसको नापा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक तो है ताहिती और दूसरा है आपका पोर्ट डार्विन और ताहिती, इनके बीच में नापा जाता है। यहाँ पे छोटा आइलैंड है ताहिती। तो इनके आधार पर जो ऑसिलेशन इंडेक्स बनाया जाता है, इससे दो स्थितियां निकल करके आती हैं। दो स्थितियां क्या निकल के आती हैं? एक तो होता है कि पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हो, ठीक है, और दूसरी स्थिति होती है कि नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हो जाए। ठीक है, जब पॉजिटिव सदर्न इंडेक्स ऑसिलेशन इंडेक्स होगा तो इसके साथ क्या होगा? पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन की इंडेक्स में साथ में ला नीना की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और जब नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन होगा तो इसके साथ एल नीनो की सिचुएशन होगी। ठीक है, यहां देखिए, जब हमने नॉर्मल सर्कुलेशन देखा, इसके बाद हमने इसमें लानिनो को देखा, तो लानिनो की स्थिति जब नॉर्मल वॉकर सेल नॉर्मल होती है। ठीक है, जब वॉकर सेल नॉर्मल है और पश्चिमी प्रशांत में वर्षा हो रही है, पूर्वी प्रशांत में शुष्क दशा है। ठीक है, और इसके अलावा वॉकर सेल जो है इसमें अपर सर्कुलेशन पश्चिम से पूर्व में चल रहा है और लोअर सर्कुलेशन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस दशा को पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन जब होगा तब हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो स्ट्रांग होता है। इसका यूज इसीलिए है कि जब पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन दिखाई देता है तब समझ लीजिए कि भारतीय मानसून मजबूत होगा। मगर जब नेगेटिव ऑसिलेशन होगा इंडेक्स, तब क्या होगा? तब अगर अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें तो अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा, और लोअर एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट मजबूत होगा, अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होगी, और नीचे फ्लो जो है वो कैसे होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा होगा, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा होगा। ठीक है, और इस वजह से भारतीय मानसून जो है वो कमजोर होगा। रीजन मैंने एल नीनो के साथ आपको बता दिया। तो इसको बोला जाता है एल नीनो के साथ सदर्न ऑसिलेशन। तो हमने जो एनसो पढ़ा है ये नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन विद एल नीनो। तो एल नीनो के साथ नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन की जो दशा है वो हमारे यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून को कमजोर करेगी, मगर पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन के साथ लानीना की सिचुएशन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, बांग्लादेश सब में अच्छी वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि जब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो हम एल नीनो की जो भी हमने दशाएं देखी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी होंगी और लानीना आ चुका होगा, और लानीना की कंडीशन मैंने आपको बताई दी। और जब नेगेटिव होगा तो एल नीनो होगा, और एल नीनो की दशा में क्या क्या होगा, पूर्वी तट पे क्या होगा, पश्चिमी तट पे क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एनसो, और इसका भारतीय जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम इसको जब भारत का मानसून पढ़ेंगे, अभी हम मानसून विंड पढ़ेंगे, तो उनमें भी हम इसका डिस्कशन करेंगे कि एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये एक मेजर फैक्टर है जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो जो है वो रेगुलर आपको मिल रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।